नमस्कार दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने के जस्ट बाद अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत में विजिट करने के लिए आए हुए हैं और इनका नाम क्या है? जैक सुलिवान। जैक सुलिवान को मोदी गवर्नमेंट 3.0 बनते ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तीसरी बार शपथ लेने के जस्ट बाद आनन फानन में भारत में यात्रा करने के लिए, विजिट करने के लिए आना पड़ा है। क्या कारण है इनको इतनी अफरा तफरी में बहुत तेजी से भारत में आना पड़ा और यहां पर यात्रा करने के लिए, कुछ मसलों पर बातचीत करने के लिए आए हैं। उन 5 कारणों को आज हम समझना चाहेंगे कि किस वजह से भारत में यात्रा करने के लिए आए हुए हैं। भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनका नाम है अजीत डोवाल साहब। इनसे ये मुलाकात कर रहे हैं। ये जैक सुलिवान है। जैक सुलिवान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात की है। जैक सुलिवान ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब के साथ भी मुलाकात की है। और एक और इंपॉर्टेंट रीजन है, आप सभी को पता है कि 2023 में कनाडा के अंदर एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या हुई थी जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर की मृत्यु को 1 साल हो गया है और इसके सम्मान में कनाडा की पार्लियामेंट में 1 मिनट का साइलेंस रखा है। यह है हरदीप सिंह निज्जर। इसकी 2023 में हत्या हो गई थी कनाडा के अंदर, जिसमें बताया जा रहा कि भारत का इसमें हाथ है, ठीक है। और इनकी हत्या का 1 साल होने के बाद 1 ईयर की एनिवर्सरी मनाई जा रही है और कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर, एक देश की पार्लियामेंट के अंदर उस व्यक्ति को सम्मान दिया जा रहा है, 1 मिनट का साइलेंस किया जा रहा है जो भारत को तोड़ने की बात करता है, भारत के टुकड़े करने की बात करता है। इसको भी हम समझना चाहेंगे। और यह है, इनको आप जानते हैं, इनका नाम क्या है? गुरपतवंत सिंह पन्नू। गुरपतवंत पन्नू का मर्डर की साजिश भी की गई थी और ये मरे नहीं है, जिंदे रह गए हैं। इनके मर्डर की साजिश में भी भारत का हाथ बताया जा रहा है। और इसी सिलसिले में आपको पता है निखिल गुप्ता को अरेस्ट किया गया है। एक भारत के सिटीजन को चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया है और इसको अमेरिका को सौंप दिया गया है बहुत तेजी से। क्या कारण है, क्या ये कहानी चल रही है, इसको थोड़ा हम डिटेल में समझना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं वो 5 कारण जो जैक सुलिवान को मजबूर करते हैं भारत में आने के लिए, भारत सरकार से मिलने के लिए। पहला कारण तो यही है, मोदी गवर्नमेंट 3.0 बन चुकी है और भारत सरकार से रिश्ते सुधारने के लिए, अच्छे संबंध बनाने के लिए, सहयोग से आगे बढ़ने के लिए, व्यापार वाणिज्य को बढ़ाने के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स को आगे बढ़ाने के लिए, डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज वगैरह करने के लिए, सभी चीज से ओवरऑल दोनों देश आपस में मिलकर आगे बढ़े। क्योंकि 5 साल तो वापस नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। इनको ऐसा लगा होगा कि हो सकता है कांग्रेस की जीत हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस की जीत नहीं हो पाई है। वापस से बीजेपी यानी एनडीए की गवर्नमेंट बन चुके हैं और उसके बाद में इनको आनन फानन में आना पड़ा है। तो मोदी गवर्नमेंट 3.0 बनने के बाद इनको भारत में आना पड़ा है सहयोग के लिए, वापस में रिश्ते सुधारने के लिए, व्यापार वाणिज्य के लिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है ICET। ICET की फुल फॉर्म होती है इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। जो इमर्जिंग, आने वाले समय में जो बहुत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी उत्पन्न हो रही है, तकनीक बनाई जा रही है, चाहे वो रोबोटिक्स का सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो बैंकिंग का सेक्टर हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो और चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो। जो टेक्नोलॉजी, भारत अपने टेक्नोलॉजीज अमेरिका के साथ साझा करेगा और अमेरिका अपने टेक्नोलॉजी तकनीक भारत के साथ साझा करेगा। तो भारत और अमेरिका दोनों जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है आने वाले समय में या इस वक्त इन दोनों देशों के पास मौजूद है, इनको आपस में साझा किया जाएगा और इसके लिए ये एक छोटी सी समिट भी रखी गई थी। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है हमास वार। हमास वार चल रहा है, इजराइल और हमास ग्रुप के बीच में एक युद्ध चल रहा है, एक वॉर चल रहा है, ये हम जानते हैं। और इसकी वजह से एक रूट है, ये इसकी गति थोड़ी धीमी हो गई है और इस रूट का क्या नाम है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर एक रूट बनाया जा रहा है चाइना के 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए। क्योंकि चाइना भी पूरी दुनिया में पानी के माध्यम से रास्ता बना रहा है और जमीनी रास्ता बना रहा है। तो चाइना के 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए अमेरिका, यूरोप और भारत ने एक रूट बनाने का प्लान किया था आज से 2-3 साल पहले और इसका नाम रखा गया था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, IMEC। और इजराइल और हमास के युद्ध की वजह से इसकी गति, इसका काम थोड़ा धीरे पड़ गया है, बिल्कुल भी आगे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। इसके सिलसिले में भी आए हैं। अब ये रूट है क्या? ये रूट जोड़ेगा मुंबई को किससे? UAE से। UAE का एक शहर है जैबिल अली।
मुंबई को यूएई के जैबल अली से जोड़ेगा। ये क्या है? ये पानी का रास्ता है, ये सी रूट है। उसके बाद यहां से यहां तक ये रेल रूट बनाया जाएगा, रेलगाड़ी वाला रूट बनाया जाएगा, क्योंकि ये तो जमीन है और जमीन में तो आराम से रेल रूट बनाया जा सकता है। तो फिर यूएई होते हुए, सऊदी अरेबिया के महत्वपूर्ण शहरों से होते हुए, ये इजराइल के हाइफा बंदरगाह से होते हुए, फिर ये यहां से यहां तक फिर से पानी का रूट बनाया जाएगा, सी रूट बनाया जाएगा, क्योंकि फिर यहां पर आपको पता है भूमध्य सागर आ गया, मेडिटेरियन सी आ गया, और फिर ये ग्रीस तक पहुंच जाएगा, यूरोप तक पहुंच जाएगा, और उसके बाद में यूरोप तक ये रूट चला जाएगा। तो मुंबई से लेकर यूएई तक, यहां तक तो ये सी रूट बनाया जाएगा, पानी का रास्ता बनाया जाएगा। फिर यूएई से लेकर सऊदी अरेबिया होते हुए इजराइल के हाइफा बंदरगाह तक ये एक रेल रूट बनाया जाएगा, जमीन का एक रूट बनाया जाएगा। उसके बाद फिर से पानी का सी रूट बनाया जाएगा, कहां तक? ग्रीस तक। और ग्रीस तो यूरोप का एक देश है, ग्रीस तक पहुंच गए, मतलब इसके आगे तो फिर रोड है, आराम से आगे चला जाएगा। तो इसकी गति को तेजी करने के लिए, इस पे फोकस करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं। 3 कारण मैंने आपको बता दिए हैं। चौथा कारण क्या है? देयर इज ए पन्नू प्लॉट एंगल। अब देखो ये पन्नू है कौन? आप सभी को पता है कि खालिस्तान की मांग करते हैं लोग, खालिस्तान की मांग करने वाले कुछ लोग, कुछ अलगाववादी लोग, जिनको आप खालिस्तानी सेपरेटिस्ट कहते हैं, ये कनाडा के अंदर जाके बैठे और वहां से भारत को तोड़ने की बात करते हैं। उन्हीं में से एक इंसान है जिसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। क्या नाम है? गुरपतवंत सिंह पन्नू। और गुरपतवंत सिंह पन्नू है कौन? ये है गुरपतवंत सिंह पन्नू, आपने कई बार इसको देखा होगा, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि इसके मर्डर का प्लान किया गया था, इसको मर्डर करने की साजिश की गई थी, और उस साजिश में भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां शामिल है, और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों की सहायता की थी किसने? निखिल गुप्ता ने, ठीक है। निखिल गुप्ता ने भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी की क्या की थी? सहायता की थी। निखिल गुप्ता एक भारतीय नागरिक है जो कि चेक रिपब्लिक नाम के यूरोप के एक देश के अंदर रहते हैं। इनको पकड़ लिया गया था चेक रिपब्लिक के अंदर, किस तारीख को? 30 जून 2023 को। 30 जून 2023 को चेक रिपब्लिक का जो शहर है प्राग, उसके एयरपोर्ट के ऊपर इनको पकड़ लिया गया था 2023 में, और चेक रिपब्लिक में इनको गिरफ्तार करके रखा गया था। और यह भी अमेरिका के ऑर्डर पर ही किया गया था, अमेरिका का ऑर्डर, ठीक है। अमेरिका के जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसने एक नोटिस निकाला था कि तुरंत निखिल गुप्ता को पकड़ा जाए और अमेरिका को सौंपा जाए। तो 30 जून 2023 को गुरपतवंत सिंह पन्नू के मर्डर केस में, इसके मर्डर की साजिश में, यह इंसान भारत की इंटेलिजेंस की एजेंसियों से मिला हुआ था। रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि इसमें रॉ या इंटेलिजेंस ब्यूरो हमारी शामिल थी, ना ही भारत सरकार ने पुष्टि की है, ना ही किसी और ने पुष्टि की है। भारत सरकार ने बिल्कुल डिनाई कर दिया है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। फिर भी कनाडा और अमेरिका का ऐसा मानते हैं कि इसके अंदर भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ है। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू के मर्डर की साजिश में भारत के एक नागरिक निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक नाम के देश के एक शहर प्राग के एयरपोर्ट पे 30 जून 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया था, और अभी इसको 14 जून को सौंप दिया गया है अमेरिका को। अमेरिका को इसको 14 जून को सौंप दिया गया है, एक्सट्रेडिशन कर दिया गया है। एक अपराधी को जब दूसरे देश को एक देश के द्वारा सौंपा जाता है उसको बोलते हैं एक्सट्रेडिशन। तो इसको एक्सट्रेडिशन कर दिया गया है, सौंप दिया गया है। और ये वीडियो भी काफी वायरल हुआ था 14 जून को, जब इनको अमेरिका को सौंपा गया था, किसके द्वारा? चेक रिपब्लिक के द्वारा। तब ये वीडियो काफी वायरल हुआ था। तो इसके बारे में भी चर्चा करने आए हैं जैक सुलिवान। क्या वाकई इसमें भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों का हाथ था? क्या इसमें निखिल गुप्ता का हाथ था? अभी निखिल गुप्ता के खिलाफ कोई एविडेंस वगैरह कुछ भी नहीं मिला है, वो एक भारत के सिटीजन है, लेकिन शक के आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और 5वां जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो क्या है? यूक्रेन पीस समिट। अभी देखो, यूक्रेन पीस समिट हुई थी स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर यूक्रेन पीस समिट हुई थी, और स्विट्जरलैंड के अंदर 80 से ज्यादा देशों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया था। और ज्वाइंट स्टेटमेंट क्या था? कि रसिया एंड करे को, किसको? जो यूक्रेन के ऊपर उसने इन्वेजन किया है, यूक्रेन के ऊपर जो धावा बोला है, यूक्रेन के ऊपर जो आक्रमण किया है ना, उसको रसिया जल्द से जल्द खत्म करे, एंड करे। 80 से ज्यादा देशों ने इस समिट में भाग लिया था। यह समिट हुई कहां थी? स्विट्जरलैंड में। अच्छा, इस समिट में भारत ने भाग लिया जरूर था, लेकिन भारत ने सिग्नेचर नहीं किया था। इस ज्वाइंट स्टेटमेंट के ऊपर भारत ने सिग्नेचर नहीं किया था। तो इसी बात को लेकर जैक सुलिवान आनन फानन में भारत भाग कर आए हैं कि यार बात सुनो हमारी। अभी अच्छा, जैक सुलिवान इस समिट में मौजूद थे,
जैक सुलिवान इस समिट में मौजूद थे। तो जब पता चला कि भारत इस समिट में मौजूद था और भारत इस समिट में ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया था इन 80 देशों ने, इसमें भारत में सिग्नेचर ही नहीं किया, तो जैक सुलिवान तुरंत भारत आए हैं कि क्यों, क्या वजह होगी, कम से कम ज्वाइंट स्टेटमेंट के ऊपर सिग्नेचर तो कर देते, इस बात की पुष्टि तो कर देते कि रशिया को तुरंत इस वॉर को एंड करना चाहिए। ठीक है, रशिया यूक्रेन वार, बट इट डिड नॉट साइन द ज्वाइंट एग्रीमेंट। भारत ने ज्वाइंट एग्रीमेंट साइन किया ही नहीं था। यह भी एक सबसे महत्वपूर्ण वजह है कि क्यों नहीं शामिल किया है। इन 5 कारणों की वजह से जैक सुलिवान भारत आए हैं। अब एक बात और हमें समझनी है, मैं अभी आपको बता रहा था, कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर एक व्यक्ति को सम्मान दिया गया है, ऑनर किया गया है, 1 मिनट का साइलेंस रखा गया है। किसके लिए? हरदीप सिंह निंजर। हरदीप सिंह निंजर ये है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हरदीप सिंह निंजर है। ये एक सिख अलगाववादी नेता है, ये एक सिख सेपरेटिस्ट लीडर है। वहां पर इसकी मर्डर कर दिया गया था 2023 में, 18 जून 2023 में इसका मर्डर कर दिया गया था और इसके लिए कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर 1 मिनट का साइलेंस रखा गया है। भारत सरकार ने 2020 की बात बता रहा हूं मैं आपको, भारत सरकार ने 2020 में 40 लोगों की एक लिस्ट निकाली थी जो कि सिख अलगाववादी नेता है, जो खालिस्तान की मांग करते हैं, जो कनाडा में जाके बैठे हैं, जो भारत के टुकड़े करने की मांग करते हैं। 40 लोगों की एक लिस्ट निकाली थी और इन सबको टेररिस्ट घोषित किया था, आतंकवादी घोषित किया था। उन्हीं 40 लोगों की लिस्ट में हरदीप सिंह निंजर का भी नाम यहां पर मौजूद था। हरदीप सिंह निंजर की डेथ हो जाती है 18 जून 2023 को। 18 जून 2023 को इसका मर्डर हो जाता है। सूरे नाम की एक जगह है, सूरे में एक गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे के अंदर इसकी डेथ हो जाती है और इसकी डेथ के 1 साल बाद 18 जून 2023 को, अभी 3 दिन पहले, कनाडा की पार्लियामेंट में इसको सम्मान दिया जाता है ना। मैं आपको बता रहा हूं, कनाडा इज गोइंग बियॉन्ड इट्स लिमिट। कनाडा अपनी हद पार कर रहा है। आखिर ये था कौन? ये था कौन? ये सरपंच था, ये पार्षद था, ये एमपी था, ये एमएलए था, ये पॉलिटिकल लीडर था, ये स्पोर्ट्स पर्सन था या कोई एक्टर था? आखिर था क्या? ये कुछ भी नहीं था। ये ही वॉज नथिंग। एक सामान्य नागरिक के लिए आपने आपकी पार्लियामेंट के अंदर इतना बड़ा सम्मान दिया है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा है, जो भारत के टुकड़े करवाने की बात करता है। मैं बता रहा हूं कि इसका परिणाम कनाडा को भुगतना पड़ेगा। आप खुद सोच के देखो, अगर कनाडा के टुकड़े करने की कोई बात हमारे देश में आके करे, है ना, और उस व्यक्ति का मर्डर हो जाए और उस व्यक्ति के सम्मान में हम अपने पार्लियामेंट के अंदर 1 मिनट का साइलेंस रखें, कैसा लगेगा कनाडा को? वैसा हमें लग रहा है ही वाज नथिंग, ये कुछ भी नहीं था। ये कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं था, ये कोई सांसद, एमपी, एमएलए, पार्षद, विधायक, स्पोर्ट पर्सन, एक्टर वगैरह, बिजनेसमैन, ही वाज नथिंग, ये कुछ भी नहीं था। फिर भी एक सामान्य नागरिक जो भी भारत के टुकड़े करने की बात करता है, भारत को तोड़ने की बात करता है ना, उसके लिए आपने 1 मिनट का सम्मान अपनी पार्लियामेंट में रख दिया है। इट इज रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, इसके जवाब में भारतीय सरकार ने क्या किया है? भारतीय सरकार ने याद दिलाया है, इंडिया रिकॉल कनिष्का फ्लाइट बॉम्बिंग एज कनाडा पार्लियामेंट होल्ड्स मोमेंट ऑफ साइलेंस फॉर निज्जर। अच्छा, इस निज्जर की हत्या में भी मैं आपको बता रहा हूं कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ बताया जा रहा है। भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं उसका हाथ बताया जा रहा है। निज्जर को तो मार गिराया गया था, निज्जर का तो मर्डर कर दिया गया था 2023 में। पन्नू का मर्डर करने वाले थे, पन्नू को मारा जाने वाला था, लेकिन पन्नू बच गया। और पन्नू के मर्डर के मामले में ही आपको पता है कि निखिल गुप्ता को अरेस्ट किया है और इसे यूएस को सौंप दिया गया है। अब आप समझो ये फ्लाइट क्या कहती है। आपको एक घटना में याद दिलाता हूं, यह बात है 1985 की। 1985 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के जस्ट बाद, इंदिरा गांधी की हत्या भी आपको पता है उनके दोनों सिख बॉडीगार्ड ने की थी, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। और अभी लोकसभा चुनाव में तो बेअंत सिंह का बेटा भी जीत गया है। उस व्यक्ति का बेटा जीत गया जिसने भारत के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को गोली मारकर उसकी हत्या की थी। कहीं ना कहीं, और एक बात और आपने देखी होगी, अमृतपाल सिंह जो कि एक खालिस्तानी लीडर है, एक अलगाववादी नेता, वो जेल में बैठा बैठा जीत जाता है। आप एक बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, कनाडा ही नहीं, भारत के अंदर भी कुछ लोग अलगाववादी हैं, कुछ लोग सेपरेटिस्ट हैं, वो चाहते हैं भारत को तोड़ना। वरना बेअंत सिंह का बेटा कैसे जीत जाता, वरना जेल में बैठा बैठा अमृतपाल सिंह कैसे जीत जाता? उनको वोट तो जनता ने दिया है ना। इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम्हें ऐसा लगता है या हमें ऐसा लगता है कि कनाडा के अंदर जो लोग बैठे हैं वही अलगाववादी है, सेपरेटिस्ट है? वरना भारत में अगर सेपरेटिस्ट अलगाववादी नहीं है तो पूरे बहुमत के साथ चुनाव के अंदर अमृतपाल सिंह के खालिस्तानी लीडर को जिताया है, बेअंत सिंह के बेटे को जिताया है। ये कैसे पॉसिबल है? वोट तो जनता ने डाला है। कहीं ना कहीं पंजाब की जनता भी इसकी जिम्मेदार है। क्यों जिताया ऐसे लोगों को? अगर वो भारत के मिलकर रहना चाहती है, साथ में रहना चाहते हैं, हमें अपना भाई समझती है, वो काहे जिताया उसको फिर? तो इसको आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, डीप जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ये बता रहा था 1985 में एक घटना हुई थी।
कनाडा के एक शहर है मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल से लेकर मुंबई तक, मॉन्ट्रियल से लेकर मुंबई तक एक फ्लाइट आ रही थी और फ्लाइट का नाम था एयर इंडिया फ्लाइट 182। 1985 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर से मुंबई के अंदर एक फ्लाइट आ रही थी जिसका नाम था एयर इंडिया फ्लाइट 182, जिसको कनिष्का बोला जाता है। इसका ओरिजिनल नाम क्या था? कनिष्का बोल दिया जाता है। इस कनिष्का के अंदर बॉम्बिंग की थी। किसने? सिख अलगाववादी नेताओं ने। कनाडा के अंदर इस पूरे के पूरे एरोप्लेन को बम से उड़ा दिया गया था। अब आप समझो, जिसमें 329 लोगों की डेथ हुई थी, टोटल 329 लोगों की डेथ हो गई थी, पूरे के पूरे एरोप्लेन को ही ब्लास्ट कर दिया गया था, जिसमें से 268 तो कनाडा के नागरिक थे और 24 इंडियन थे। 268 कनाडा के नागरिक थे और 24 का थे इंडियंस थे। और इस 329 में से 86 बच्चे भी थे। उन बच्चों की चीख, उन जनता की चीख, जिस एरोप्लेन के अंदर 329 लोग बैठे थे, वो सारे के सारे लोगों को बम से उड़ा दिया गया। किन लोगों ने उड़ाया? सिख अलगाववादी नेताओं ने। तो ये कोई आपके वजीर नहीं है। मैं कनाडा गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि आपके कोई शागिर्द नहीं है, कोई वजीर नहीं है। आप इनको सपोर्ट इसलिए करते हो क्योंकि इनकी आबादी कनाडा के अंदर बहुत ज्यादा है। बिजनेस में, स्पोर्ट्स में, खेलकूद में, सभी एक्टिविटीज में, पॉलिटिक्स में कनाडा के अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं। इनकी तादाद ठीक ठाक है। इसका मतलब ये नहीं है ये आतंकवादी है। दे आर टेररिस्ट, है ना? बी अवेयर। ये आपके देश को भी नुकसान पहुंचाएंगे भविष्य में जाके अगर आप इनकी बातें नहीं मांगोगे तो। मैं आपको बता रहा हूं, इसको आपको मैं एग्जांपल देता हूं कनाडा की सरकार को। पाकिस्तान ने खुद मुजाहिदीन ग्रुप को खड़ा किया, पाकिस्तान ने खुद आतंकवादी ग्रुप को खड़ा किया, पाकिस्तान ने खुद आतंकवादियों को पनाह दी और आज पाकिस्तान खुद उसको भुगत रहा है। अगर आप सांप पालोगे तो आपको बाद में डसेगा। ये सांप है, ये सपोले हैं। अभी आपको अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है, लेकिन बाद में आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपके देश के लिए खतरा बनेंगे, क्योंकि आतंकवादी है। अगर ये वास्तव में सामान्य इंसान होते तो एरोप्लेन को उड़ाने की क्या जरूरत थी? इसमें से 329 में से 86 बच्चे भी थे। इन बच्चों की पुकार आपको नजर नहीं आ रही है? तो भारत सरकार ने रेस्पॉन्स में कहा कि किसके लिए तुम ऑनर या सम्मान रख रहे हो अपने पार्लियामेंट के अंदर? उन लोगों के लिए जिन लोगों ने एक एरोप्लेन को उड़ा दिया था, 329 लोगों की हत्या कर दी थी, उन लोगों के लिए। दे आर टेररिस्ट, या आतंकवादी, और कुछ नहीं इससे ज्यादा। भारत सरकार ने साफ साफ कह दिया और भारत सरकार की यहां पर गलती है। अब भारत सरकार को याद आ रहा है कि हम भी अगले सप्ताह से ये जो फ्लाइट में बॉम्ब ब्लास्टिंग हुई थी, इसको अगले सप्ताह से हर साल इसकी एनिवर्सरी मनाएंगे। अगर पहले से ही हर साल इसकी एनिवर्सरी मनाते तो डिप्लोमेटिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से पूरी दुनिया के ऊपर इस बात का दबाव बनाया जाता कि जिन लोगों को आप शरण दे रहे हो, अलगाववादी नेताओं को, ये टेररिस्ट है, आतंकवादी है, ये प्लेन को उड़ा देते हैं, तो आम जनता तो क्या है इसके आगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।